गुड आफ्टरनून। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, जितने भी इंडिया के अंदर में क्या क्या मेजर आपने देखा था, डिजास्टर क्या क्या हुए हैं, उन्होंने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। तो जितने भी अप्रॉक्स 50-60 आपके मेजर डिजास्टर्स जो हमारे कंट्री में हुए थे, क्या है फिर लास्ट कुछ सालों में, तो हमने डिस्कस किया था। तो हम आगे चलेंगे, देखेंगे और भी टॉपिक, फर्दर टॉपिक हम मूव करते हैं। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं क्या क्या था। डेक्कन फैमिन था, कलकत्ता साइक्लोन था। सर ये पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं? नहीं, ये वाला नहीं किया है अभी, इसको आज हम कर देंगे। ये वाला आपका मॉड्यूल सेकंड के नाम से आज हम इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। ओके। हाँ बच्चों, ये आपने देखा, ये इतने सारे साइक्लोन थे। आपको कलकत्ता वाला साइक्लोन आपने देखा था, कितना खतरनाक था। आपने ये भी देखा था, इसमें कितने लगभग कितने लोग, 20 लाख लोग मारे गए थे। डेक्कन फैमिली 1632 थे ईस्वी में। ये आप कुछ कुछ मेजर भारत के अंदर जो इवेंट हुआ है, इवेंट तो नहीं कहो, उसको डिजास्टर ही कह सकते हो। ये बंगाल यस फैमिली सर। से आया था, इसमें 10 मिलियन मतलब कितने लाख हो गए थे, बताओ बच्चों। एक 10 करोड़, मिलियन, एक करोड़, एक करोड़। 1 करोड़ लोग मारे गए जी सर। थे। ये बंगाल फैमिली आप देख सकते हो, उसको पिक्चर में रिलेट कर सकते हो। देखो क्या हालत है, देख रहे हो बच्चा कैसा, मतलब माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, वो बच्चा कैसा हो गया है। यस सर। ये आप देख सकते हो। ये फिर था, फिर कोयगुना साइक्लोन था जो आंध्र प्रदेश में लगभग 20,000 लोग यहाँ मारे गए थे। फिर से बंगाल फैमिली फिर से आया था, लगभग 40 लाख के आसपास फिर से लोग मारे गए थे इसके अंदर। मतलब बंगाल, और इसमें सिर्फ वहीं के वहीं नहीं मरे थे, इसमें बिहार भी था, झारखंड भी था, बंगाल भी था। फिर आप देख सकते हैं आपकी लाहौल वैली जो आपकी एवलांच हुआ था, एवलांचेस, इसके अंदर भी हमारे दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट 10 डेडलीस्ट अगर का बात की जाए वर्ल्ड के एवलांचेस में, तो पूरी दुनिया की बात की जाए, ये भी उसमें से एक नाम इनका भी आता है, लाहौल वैली एवलांच। तो प्लेग पैंडेमिक भी आया था 1894 में। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी आप देख सकते हो 1984 में। आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे, करंट अफेयर्स वगैरह में क्वेश्चन बन जाएंगे। कौन सा, कई बार क्वेश्चन पूछा भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था, ये इवेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। हेलो बच्चों, और कई बार यस पूछ सर। लिया भाई, ये इसमें कौन सी गैस, क्या यहाँ पे फॉर्मेशन होता था, मिथाइल कौन सा गैस लीक होने की वजह से हुआ, क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट। नाम आप देख पा रहे हो, ये नाम आपको भी याद रखना है। मिथाइल आइसोसाइनेट, इसके लीक होने की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। और इसमें लगभग अप्रोक्स एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड 3787 डेटा डेथ हुआ था इसके अंदर में। और यहाँ पे कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया, यूनियन कार्बाइड इंडिया, यूसीआईएल, पेस्टिसाइड की प्लांट थी ये। पेस्टिसाइड मतलब हुआ जो कीटनाशक, जो नहीं होता पेड़ पौधे में कीटनाशक लगाने के लिए होता है पेस्टिसाइड, तो उसके यस वजह से, हाँ, यहाँ पे वन ऑफ द, मतलब कहा था ये वर्ल्ड फर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहा जाता है इसको, दुनिया का, भोपाल गैस ट्रेजेडी। अगला फिर आपने देखा उड़ीसा में साइक्लोन 1999 का साइक्लोन, ये भी वन ऑफ द मोस्ट, इसके अंदर लगभग 15,000 लोग मारे गए थे इसके अंदर में, उड़ीसा में जो साइक्लोन 1999 में। फिर आप देख सकते हो लातूर अर्थक्वेक। लातूर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में एक शहर है लातूर, समझ लो महाराष्ट्र में आता है ये। वहाँ पे सबसे खतरनाक ये भी, वहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 20,000 से ऊपर लोग मारे गए थे उस शहर, उस 1993 के अंदर में लातूर में जो अर्थक्वेक आया था, 20,000 से ऊपर लोग, और 30,000 लोग इंजर्ड हो गए थे। ये आप देख सकते हो लातूर अर्थक्वेक है। फिर ऐसे आप भुज अर्थक्वेक देखो, भुज अर्थक्वेक कब आया था इंडिया में, बता सकते हो, क्योंकि फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाता है, कब आया था बच्चों बताओ, कब आया था भुज अर्थक्वेक। 2001 में सर, 2001 में सर। 26 जनवरी 2001 को, 26 जनवरी, डेट याद 26 रखो, जनवरी 2001। 26 जनवरी को वहां जब अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था, और सुबह झंडा फहरा के 8:30 बजे जहाज जब गए, तो वहां भूकंप 8:45 पे पूरा तबाही मचा दिया था, जबरदस्त तबाही, जब झोल कर रख दिया था भारत को उस दिन। और इसमें कितने लाख लोग मारे, कितने हजार लोग मारे गए थे, 20,000 से ऊपर आदमी मारे गए थे, 20,000 से ऊपर। इसके अंदर आदमी की डेथ हुई थी, कैजुअलिटीज हुई थी, लॉस ऑफ लाइफ हुई थी, और लगभग 1,67,000 इंजर्ड हो गए थे, और 4 लाख के आसपास तो घर यहाँ पे डिमोलिस्ड हो गया था। बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग कहा था ये जो अर्थक्वेक आया, भुज अर्थक्वेक,
उसके बाद हम लोग का जो कोड है, कोड की पूरी जो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 हुआ करता था, जोन 5 5 जोन हुआ करता था, इसमें जोन 1 और जोन 2 को मर्ज कर दिया गया था, कोड को चेंज करना पड़ गया था। उसके तहत आप डिजाइन करते हो IS 1343 डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ स्ट्रक्चर। हर एक स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं डक्टाइल डिटेलिंग, यानी क्या है ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टाइप का स्ट्रक्चर जब हम डिजाइन करते हैं 1343 कोड है इसका, उसको यूज करके सारे बिल्डिंग जो भी आपके आपके जो भी आरसीसी स्ट्रक्चर बनेगा, डक्टाइल डिटेलिंग उसके अंदर आरसीसी की इसके तहत ही बनती है। आप समझ रहे हो बच्चों, 1343 IS 1343। तो आप देखो यहाँ पर गुजरात का अर्थक्वेक देख लिया आपने, भुज अर्थक्वेक, भुज मतलब शहर है वहाँ पर, भुज, तो भुज लोकेशन जगह का नाम है भुज। तो आप देखते हो यहाँ पे कितने रिक्टर का था, 7.7 का था ये, ठीक है, याद रखिएगा सब। ये आपको केस भी लिखना भी है आपको शायद सिलेबस में। ऐसे आपका मालपा लैंडस्लाइड था, फिर हीट वेव था। अब मालपा कहाँ पे, मैंने आपको बताया था भाई उत्तराखंड के अंदर में, उस टाइम में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था, ये 90s की बात है ये। तो उस टाइम पे एक हुआ करता था। अब अभी ये शहर चलाइए किसके अंदर, उत्तराखंड के अंदर में चला गया ये, बात समझ रहे बच्चों। मालपा वहीं पे है, यहाँ पर लैंडस्लाइड वहीं हुआ है। फिर आप देखते हो हीट वेव देख सकते हो, हीट वेव आपको कहाँ पाया था, आंध्र प्रदेश के अंदर में, लगभग इसमें भी 1000 आदमी से ज्यादा मारे गए थे इसके अंदर में। फिर आप देख सकते हो सुनामी, देख सकते हो सुनामी, आपको मैंने बताया भी था भाई अभी तक का मोस्ट डेडलीस्ट वर्ल्ड के इसमें अगर देखा जाए अर्थक्वेक क्या सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक कहा था ये। इसके मैग्नीट्यूड 9.1 से 9.3 था इसका मैग्नीट्यूड सुनामी के अंदर में। और इसमें कितने लाख लोग मारे गए थे, 2,27,898 आदमी मारे गए थे इसके अंदर में। ये अगर आपको याद रखना है, इसके बारे में आपको लिखना है केस स्टडी के तौर पे। ये तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गया सर अब तक का। हाँ देखो, माना तो जाएगा क्योंकि स्केल भी तो फिर आपका रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा ना, ये तो एक तरह से चलो। हाँ देखो आपका रिक्टर स्केल के ऊपर तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा इसका, मतलब सोचो इतना खतरनाक भयावह रूप था ये, इसका इतिहास मतलब आज भी इंसान इसके सदमे से उभर नहीं पाते हैं। सोचो कितना भयावह था, इतने लाख लोग मारे गए थे। और इसका ड्यूरेशन जो हुआ था 8.3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक इसका ड्यूरेशन आता। सोच लो 10 मिनट में क्या हाल हुआ होगा। और ये माना जाता है ये जो इतना जबरदस्त डिजास्टर था ये वाला अर्थक्वेक, इसका सुनामी, सुनामी का जो अर्थक्वेक जो सुनामी कॉज किया, देखो अर्थक्वेक हुआ पानी के अंदर में बेस फ्लोर पे, उसकी वजह से जो क्रिएट हुआ वो सुनामी कह रहा है। बात समझ लो बच्चों, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी हुआ है। तो अर्थक्वेक वहां पर कहाँ पे हुआ भाई, बेड के फ्लोर पे, ओशन के जो इसको आप बेथॉस जो कहते हो उसके बेस फ्लोर पे, वहां पे अर्थक्वेक। अब ये कहा जाता है इसकी जो एनर्जी इतनी थी कि आप 23,000 हिरोशिमा टाइप एटॉमिक बॉम्ब को कंपेयर कर लो और एक सुनामी को वहां पर रख दो और एक साथ 23,000 एटॉमिक बॉम्ब जो रख लो, उसकी एनर्जी को, इतना जबरदस्त एनर्जी था उसके अंदर, आप समझ सकते हो, अंदाज लगा लो कितना भयानक रहा होगा सुनामी। आप समझ पा रहे हो, बहुत भयानक, बहुत भयानक मंजर था उस टाइम पे। दिसंबर की रात थी वो, 25 दिसंबर 26 दिसंबर की रात में हुआ था ये विश्व। और ये जो सुनामी, इसकी वजह से कई लाख लोग मारे गए थे। कहाँ कहाँ, साउथ इंडिया, श्रीलंका, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, इतने सारी जगह पे लोग अपनी जिंदगी को मतलब उनकी तबाह हो गई, खत्म हो गया एक तरह से कहूँ तो। आप देख सकते हो ऐसे उत्तराखंड के अंदर में ये लोग तो आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, अभी रिसेंट के आप लोग तो काफी बड़े भी हो गए इस टाइम पे। 2013 के अंदर उत्तराखंड के अंदर फ्लड आया था। अब यहाँ पे जो आप क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से आया था, ह्यूज क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से, क्लाउड यानी बादल फट गया था। फ्लैश फ्लड मतलब, फ्लैश मतलब क्या होता है बताओ, फ्लैश मतलब अचानक ज्यादा पानी गिर जाएगा। हाँ इमीडिएट, अचानक जो पानी आया था उसको। दूसरी बात देखो वहां पे क्या हो, फ्लैश फ्लड तो आए, साथ साथ वहां पे लैंडस्लाइड्स भी हो गया। अब जब लैंडस्लाइड्स होगा क्या होगा, अपने साथ क्या लेके जाएगा बताओ, डेब्रिज, रॉक, मलबा जो भी सब तो लेके जाएगा ना बारिश के साथ साथ, वो भी बहाकर उसको। यस सर। वाटर लेवल ऑब्वियस बात है, बेसिन जो होगा आपका, बेसिन जो आपका जो था जिसका आपका कहते हो जो डॉ शेप में था वो फिल हो जाएगा तो वाटर लेवल सर ऊपर से एक्सीड कर जाएगा। यहाँ पे भी कितने लोग मारे गए थे, मोर देन 5700, मोर देन, इससे ज्यादा ही मरे हैं। मतलब ये तो आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा है भैया, सरकार तो हमेशा अगर होगा 10, देखो आज आज रिपोर्ट पढ़ा आपने बिहार का, कुछ पढ़ा, कितनी शर्मनाक बात है, कुछ पढ़ा रिपोर्ट आपने आज? मैंने आज के न्यूज है, आंकड़ा सरकार बता रही थी भाई हमारे यहाँ पे कोविड की वजह से अराउंड 5500 से कम डेथ हुई है। बट जो जब हेल्थ मिनिस्ट्री फिर अपडेट किया है, बताया है कि कोविड की वजह से हमारे यहाँ पे 9500 डेथ हो चुकी है, 10,000 के आसपास अराउंड, यानी 75% राइज हो गया अचानक। देख पा रहे हो आप ये आंकड़ा, मतलब बढ़ते छिपते हैं, ऐसे होता है यहाँ पर सब खेल है। इसलिए भैया सतर्क रहो, सावधान रहो।
सरकार के लिए आंकड़ा है सिर्फ, हम और तुम सिर्फ आंकड़ा बन के रह जाते हैं। आप समझ रहे हो ना? हम लोग के लिए क्या है, उनके लिए जान क्या है, एक आंकड़ा है भाई, 1 मरा, 2 मरा, 3 मरा, कितना मरा, ये 10,000 मरे, वो तो बोल देंगे एक झटके में इतने मरे लोग। लेकिन जितने जितने लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस को इस पैंडेमिक, इस डिजास्टर्स में खोया है, उसके उसके दर्द को कोई भुला थोड़ी सकता है। इसके वजह से ना जाने कितने लोगों की लाइफ कई साल पीछे चली गई होगी। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, ऐसा सिचुएशन हुआ है जो आप फील करोगे, देखोगे सामने से, तब आप फील कर पाओगे। कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर के एक सिंगल मेंबर, अर्निंग मेंबर थे, वही अगर चला गया, बच्चों सोचो उसका क्या हाल होगा उस फैमिली का। उसके फैमिली में बच्चे हैं, वाइफ है, उनका पढ़ाई लिखाई, खर्च, खाना, सारा चीज खत्म, एक झटके में खत्म हो जाता है। समझ रहे हो ना? इसलिए लाइफ बहुत ही प्रेशियस है। लाइफ जब तक इंसान रहता है वहां पर नहीं पता चलता है, जाने के बाद हर किसी की लाइफ की प्रेशियस जो होता है वो पता चलता है। इसलिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ये मत सोचिए कि लॉकडाउन खुल गया तो भैया हम बाहर घूम लें फिर लें। भैया आप पढ़े लिखे हो, इतना तो अपना खुद लॉजिक लगाओ। लॉकडाउन कोई मनमानी तौर पे ठीक है, जो भी करे सरकार को, जो भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कोरोना तो है ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं है। अब हमें सेफ्टी अपना खुद बचाना है, कौन बचाने आएगा? आप बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिलता है, आपको ही मालूम है। लोग आज आज कोरोना की वजह से नहीं मरे, अगर बेड मिल जाता है, इलाज मिल जाता है, बच जाते हैं। कोरोना से नहीं मरता है इंसान, या सर्दी जुकाम बुखार होता ही है, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है तो बच जाता है, लेकिन कुछ है ही नहीं, क्या मिलेगा ट्रीटमेंट के नाम पर? आप समझ रहे हो ना बच्चों? इससे बार बार नहीं निकलना है। लॉकडाउन खुल गया तो थोड़ा घूम फिर लें, नहीं, बिल्कुल नहीं। सेफ रहिए, पढ़ाई कीजिए, घर में अच्छा माहौल, मौका अच्छा है, प्रिपरेशन करते रहिए एग्जाम, अच्छा मौका मिला है आपको पढ़ने के लिए। कॉलेज जाते हैं तो भैया सोचो, सुबह जो जाते हैं कॉलेज, शाम में आते आते के साथ 2 घंटे तो सोते हैं, ऐसे बैठे, पता नहीं चलता है कॉलेज से आए कि खेत से काम करके आए, ऐसे थक जाते हो। तो है कि नहीं? कॉलेज जब ओपन होता है आपको होश ही नहीं मिलता है, अभी तो आपको इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप अपने अंदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसको भी इनहेंस करते चलो साथ साथ। मैं आपको बोला था कि आप साथ साथ सीखते रहो। अभी आपको अब बताओ, सिर्फ आपको 4-5 क्लास होती है सुबह से, बाकी टाइम क्या कर लेते हो आप दिन भर? ना आपके पास बुक्स है पढ़ने को, बुक्स भी तो नहीं है ना आपके पास, बुक्स है आपके पास? बताओ बच्चों। हाँ सर, बुक है। शहबाज, जैसे तुम दिल्ली वाले बच्चे हैं, उनके पास मैं उम्मीद करता हूँ उनके पास तो बुक्स होगी, मैं उम्मीद करता हूँ उनके पास हो। नहीं सर, मेरे जो पास हमारे, नहीं है। हाँ जी, मेरे पास नहीं है सर। हाँ जैसे नहीं है देखो कुछ, बुक सर। अब बताओ सर कुछ पीडीएफ से भी काम होता है। मंजीत लाइब्रेरी से निकाला है बुक सर। मंजित कब गया लाइब्रेरी? सर निकाले थे लेकिन फिर जमा कर दिया सर। जमा क्यों कर दिया? सर री इशू करवाया जा रहा था सर, 15 दिन बाद आइए फिर यहाँ सिग्नेचर कीजिए, उसी में सर जमा कर दिए। बार बार जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा सर। सही बात, उतने में तो पढ़ोतने में तुम बुक खरीद लो, एक बेहतर रहेगा। सही बात है। एफएम, कुछ कुछ अच्छे बुक खरीद के रख लो ना। ये सब किताब काम नहीं देगा भाई जिंदगी में, ऐसा थोड़ी कि किताब ये आपके बेकार हो जाएंगी। किताब में कीड़ा नहीं लगता है, घबराओ मत, किताब कुछ नहीं होगा खराब, किताब वैसे रखा रहेगा। आप 20 साल के बाद बुक्स का सर सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है बहुत सारे। देखो चूहा काट देता है सर। भाई उसका हम चूहा पकड़ने का क्या, हम उसका इलाज तो नहीं बता सकते यार, चूहा काट गया तो क्या बताएं इसका इलाज, बताओ। अब ये हर चीज इंजीनियर थोड़ी बता देगा चूहा का इलाज हमें बताएं। अब ये बताओ मुझे शहनवाज, सॉफ्ट कॉपी सब चीज ठीक है, पता है सॉफ्ट कॉपी कब काम आता है? मैं देखो मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं, सॉफ्ट कॉपी मैं भी प्रेफर करता हूँ सॉफ्ट कॉपी, लेकिन कब? आप देखो सॉफ्ट कॉपी उसके लिए होता है जब आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हो या किसी दूसरे शहर जा रहे हो कि आप उसको लेके ट्रैवल नहीं कर सकते हो इमीडिएट में, तो उस जगह पे वो आपने अगर एक बार बुक्स तो पढ़ा है, सॉफ्ट कॉपी भी आपको समझ में आएंगी पढ़ने में, लेकिन आपने बुक्स पढ़ा ही नहीं है, सॉफ्ट कॉपी आप खरीदोगे आपको सब बराबर ही लगेगा वहां पर। सही बात है। ये होता है कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर, होता है सर, हुआ है मेरे यस सर। साथ। ये मतलब सॉफ्ट कॉपी ठीक है, सॉफ्ट कॉपी तो सॉफ्ट कॉपी तो ये तो आप सोचो कितना अच्छा क्रांति है। आप सपोज अब 2 रात ओवरनाइट जर्नी कर रहे हो, ट्रेन में कहीं जा रहे हो या किसी शहर में एग्जाम देने, तो उस जगह पे वो काम दे देगा लॉ रिविजन करने के लिए। मेरे पास बुक्स है, आप तुम पूरी बुक्स उठा के लेके चले जाओगे। ये एडवांटेज होता है सॉफ्ट कॉपी का। सर जब तक इनके पास है नहीं, तब तक ऑल्टरनेटिव यूज कर ही सकते हैं सर इसको, मतलब देखो, ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल है ही नहीं मेरे पास। हाँ यही मैं कह रहा हूँ ना, मेरे कहने का सेंस यही है। आप रखोगे नहीं बुक्स, कैसे पढ़ोगे बताओ? बुक्स जब तक पलटोगे नहीं, बुक्स के अंदर ना सारी कंसेप्ट दी जाती है, हर चीज एक्सप्लेन किया जाता है। अगर मैं ही पढ़ाऊँ, कोई और सर पढ़ाएंगे तो पूरा बुक्स थोड़ी पढ़ा देंगे, तुम खुद अपना सोचो ना, क्या पूरी बुक्स पढ़ा देंगे कोई सर? 2 महीने में क्या पूरा सिलेबस कवर कर देंगे? ऐसा पूरा इंटायर बुक ऐसा होता है क्या?
पॉसिबल ही नहीं है सर। इम्पॉसिबल है ये, पॉसिबल का सवाल नहीं, इम्पॉसिबल। अगर 30% डिलीवर की जा रही है तो 70% आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा। हायर स्टडीज और 12th की पढ़ाई नहीं है यहाँ पर, 10th-12th की पढ़ाई नहीं है यहाँ पे। आपको जो मेन इंपॉर्टेंट थी कि आपको डिस्कशन कि आपको इतना नॉलेज तो हो कि आप कम से कम इतना समझो इस चीज को, लेकिन आपको बाकी जो एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, जो 10 बच्चे 15 बच्चे क्लास होते हैं वो खुद से पढ़ के अपना क्या कहते हैं उसको इनहेंस करते हैं नॉलेज को। बाकी वो ऐसा नहीं कि वो आपसे मेरे या मेरे भरोसे बैठे रहेंगे, वो नहीं बैठेंगे। वो जो हकीकत है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बुक निकालेंगे, खुद से अपना रिसोर्स देखेंगे। टीचर का काम होता है चलो मैंने कुछ समझा दिया, तो उनके लिए एक बेनिफिट हो गया, चलो आज इसको हमको जल्दी इतना समझने की जरूरत नहीं, फटाफट एक बार रीड आउट कर ले, उनको समझ में ऑलरेडी आ चुका है क्या कहानी है। होता है ना ऐसे ही, तो आप किसी कंसेप्ट को पढ़ते हो, आपको कहानी ऑलरेडी जब पता है, आप फटाफट उसको पढ़ लेते हो उसको। इसलिए बुक्स को प्रेफर कीजिए। मैं तो यही बार बार बोलूंगा, बुक्स आपको पढ़िए, क्योंकि आप मेन सेमेस्टर में एंट्री कर चुके हो यहाँ से। अभी आपके 3rd सेम है, सॉरी 4th सेम है, यानी सेकंड ईयर आपका खत्म हो गया 2 महीने 1 महीने में। जुलाई में तो खत्म हो जाएगा आपका सेशन, जुलाई अगस्त में सेकंड ईयर खत्म हो जाएगा बच्चों। अब आप 3rd ईयर में आ जाओगे। 3rd ईयर दिसंबर जनवरी तक में खत्म हो जाएगा आपका फर्स्ट सेम, फिर 5वां सेम। बताओ इतना जल्दी टाइम भाग रहा है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचिए थोड़ा, फ्यूचर के बारे में भी सोचिए। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो ऐसे जिंदगी में अचानक वो तो नहीं कि तुम आज हम सोचेंगे कल उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको सोच के चलना पड़ता है, हर चीज सोचना जरूरी भी है। आप 4 साल के बाद सोचोगे बहुत लेट हो चुका होगा, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तब आप सोच करोगे कि यार मैंने क्यों नहीं प्रिपरेशन किया गेट का, क्यों नहीं प्रिपरेशन किया IAS का, क्यों नहीं प्रिपरेशन किया SSC का, कोई भी कॉम्पिटिशन समझ रहे हो बच्चों। इसलिए कंपटीशन के बच्चे सेकंड ईयर से अब एलिजिबिलिटी है गेट के अंदर। बहुत दिन 3 बच्चे आए तो उनको समझाया गया था कि सेकंड ईयर से आप एलिजिबल हो गेट के लिए, हो कि नहीं बताओ। बाकी फोन इस न्यूज से, आर यू अवेयर ऑफ दिस न्यूज? यस सर। सेकंड ईयर आप गेट में बैठ सकते हो। अब बताओ गेट ने भी ऐसा क्या सोच के सेकंड ईयर में बैठने को दे दिया? उनको भी तो पता है भाई सेकंड ईयर में बच्चा क्या, लेकिन उनको पता है बच्चे फर्स्ट ईयर से ही लग जाते हैं तैयारी करने में, आपको मालूम होना चाहिए। तो जब एंट्री करते हैं ना कॉलेज में, वो स्टार्ट कर जाते हैं, तो बहुत टाइम होता है। ये कहने को सेमेस्टर, मुझे बताओ अभी तुमने इससे ज्यादा मेहनत तुम 12th में क्या करते थे? हकीकत अपने दिल से हाथ रख के पूछो, क्या तुम 12th में ज्यादा मेहनत करते नहीं चाहते? यस सर। यहाँ पर रिलैक्स होता है। रिलैक्स मतलब ये नहीं होता है कि आप एकदम आराम से 2 सेमेस्टर पढ़े और बाकी 1 सेमेस्टर बढ़िया खूब घूमे मस्ती के, नहीं, गलत बात। आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को उसी के बीच में इनहांस कीजिए। आप एक्स्ट्रा करिकुलर क्या क्या कर सकते हो? कुछ सॉफ्टवेयर सीखें, कुछ लैंग्वेज सीखें, अपने अंदर में इम्प्रूवमेंट लाएं। द वे यू टॉक एंड द वे यू वॉक, योर टॉकिंग बिहेवियर, हर एक बिहेवियर को आप इम्प्रूव कीजिए इस बीच ड्यूरेशन में। ये 1 महीना आपको सोने के लिए होता है, जिंदगी में 6 घंटा 6 घंटे ज्यादा नहीं सो पाओगे। और जिस दिन पैसा कमाने लगोगे ना, उस दिन नींद ही तुम्हारी गायब हो जाएगी। बोलेगे यार थोड़ा सा और कमा लेते हैं, नींद नहीं आएगी। उस दिन सब लोग और हम कर लें और हम कमा लें। सोना तो 6 घंटे सो, 7 घंटे सो सफिशिएंट, उसका बाकी काम करो। बाकी पढ़ाई वढ़ाई कीजिए। एग्जाम गेट का, क्योंकि गेट आप एलिजिबल हो इस साल भरने के लिए, फॉर्म पता है कि नहीं आपको? यस सर, 3rd ईयर में हो गया हम लोग एलिजिबल से। 3rd ईयर से एलिजिबल है सर। हाँ 3rd ईयर से एलिजिबल है, मतलब क्या आप इसी साल चले जाओगे ना 3rd ईयर में? यस सर। फिर 3rd ईयर मतलब आप 5वें से 3rd ईयर हो गया ना? यस सर। और गेट का फॉर्म आपका नवंबर अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आ जाएगा उसका। यस। फिर 3rd ईयर कंप्लीट रहता तब ना था सर। तो कंप्लीट मांग रहा 3rd ईयर? यस सर। नो सर, 2nd ईयर कंप्लीट, 3rd ईयर में अपियरिंग। 3rd ईयर अप्रेंटिस रहना चाहिए। पहले था सर जो 3rd ईयर कंप्लीट करके, अब सब 3rd ईयर अपियरिंग में होगा। अब 2nd ईयर यहाँ पे रूल्स चेंज किया, तो रूल्स को जाके पढ़िए देखिए। अभी रूल्स चेंज किया है। 2nd ईयर पास है सर, 3rd ईयर में जो आए हैं वो दे। वीडियो को बंद करें पटेल, शिवानी पटेल वीडियो बंद करें। 2nd ईयर क्या बोले? 2nd ईयर पास आउट सर, 2nd ईयर पास हो गया, उसके बाद 3rd ईयर में जो एंटर किया वो दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए जाके देखिए रूल्स एंड चेंज देखिए, चलिए बाकी तैयारी करते रहिए। और क्या बोलेंगे, चलिए ये तो आपको करना पड़ेगा। बार बार अटेम्प्ट करना वो सही है या फिर टारगेट लेना सही है? देखो अब मुझे ये बताओ,
बिना तैयारी का बार बार जाके एग्जाम देने से कोई तुक्का मारने से तो काम होगा नहीं यहाँ पे मंदिर। कंपटीशन तुम भी जानते हो, यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हैं, आईआईटी से लेकर एनआईटी से लेकर अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बच्चे, कॉलेज के बच्चे सब बैठे हैं, एक से एक क्रीम कॉलेज के बच्चे बैठे हुए हैं, सब तैयारी करके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। और तुम बिलीव करो, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है कि आपने सफिशिएंट इतना मैथ्स तो जानते हो कि आप इतना गेट के अंदर 15 नंबर के तो मैथ्स आते हैं, आप इतना बना के आ जाओगे। 15 नंबर का रीजनिंग है, 30 नंबर तो आपके हाथ में होता है। आप मतलब थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बिना एफर्ट का तो कॉम्पिटिशन निकलेगा नहीं। अगर ऐसा इजी पेपर होता तो सब बच्चे पास कर जाते, फिर तो कट ऑफ क्लियर कर लेते, समझ रहे हो ना। इतना भी आसान नहीं है, बोलना जितना आसान है उतना करना आसान नहीं होता है। आप मैथ्स वगैरह थोड़ा सा अगर मेहनत कर लो, थोड़ा सा रीजनिंग तो बहुत ईजी होता है, रीजनिंग आप कर लो, 30 नंबर यहाँ हो गए, बाकी 70 नंबर टेक्निकल में जितना भी कवर हुआ आप उतने से बैठे। आपका एफएम कवर हो गया, एफएम हो गया ना कवर, एफएम का टॉपिक आपको पता चाहिए। आपके बिल्डिंग मटेरियल जो भी ये जो पढ़ रहे हो आप, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये आपका कवर हो जाएगा उसमें, सफिशिएंट है, गेट के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ये 2-3 टॉपिक उसके अंदर से ज्यादा नहीं होता, पेंट वेंट ये सब रहेगा, ये सब हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आपका ये कवर हो जाएगा, आपका सॉम कवर हो जाएगा, हुआ 3 टॉपिक कवर। आपका क्या, आपके इससे पहले सेमेस्टर में पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट हुआ होगा, सर्वे हो गया कवर आपका, इतने सारे टॉपिक आपके कवर हो गए। और जब तक एग्जाम देने आप जाओगे दिसंबर तक में, आपके 2 टॉपिक 4 सब्जेक्ट और कवर हो जाएंगे ना बच्चों। इतने सब्जेक्ट आप बैठ सकते हो, बाकी सब्जेक्ट तो अलग बात है। आप पेपर जब तक और बार पेपर देने से कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करके डालो तो मजा भी आएगा, नंबर आएगा तब मजा आएगा ना। ऐसे फालतू पढ़ के चलेगा देने एग्जाम और नंबर आ नहीं रहा है बार बार, क्या मतलब। अपना खुद आपको लगेगा मैं इतना मतलब नीचे से एग्जाम ही नहीं हो पाता है क्लियर, आपको खुद अंदर से ह्यूमिलेट फील होने लगेगा। तो वो नेगेटिव ना जाकर आप पहले प्रिपरेशन कीजिए, फॉर्म भरिए, प्रिपरेशन कीजिए साथ साथ। फिर आपने उत्तराखंड का देख लिया, फिर ऐसे बिहार के अंदर फ्लड था 2007 के अंदर, बिहार के अंदर फ्लड आया था, जो आपने पिछले लास्ट 30 साल का सबसे ऐतिहासिक फ्लड रहा है बिहार का 2007 का, ये आप देख सकते हो बिहार का। इस वजह से कई, इसके अंदर बहुत सारी ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय हुई थी इसके अंदर। फिर महाराष्ट्र है, फिर महाराष्ट्र के अंदर ड्रॉट, हमेशा सूखा पड़ता है। ये आपने पीपली लाइव मूवी देखी होगी, पीपली लाइव, वहाँ पे भी महाराष्ट्र का कुछ सीन है, वो सूखा ग्रस्त होता है एरिया, तो कैसे सुसाइड करने को भाग जाता है वो लाइव एक मूवी आई आमिर खान की, अच्छी मूवी। तो कुछ ऐसे ड्रॉट वाला एरिया होता है सूखा ग्रस्त, तो महाराष्ट्र में बराबर ड्रॉट वगैरह आता है। ऐसे आप लोग देखते तो मैलिन का लैंडस्लाइड, अब मैलिन कहाँ पे थी, पुणे के अंदर में ही शहर है, पुणे मतलब अम्बेगौड़ डिस्ट्रिक्ट है, मतलब पुणे मैलिन जो है अम्बेगौड़ डिस्ट्रिक्ट तालुक में आता है, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है महाराष्ट्र। पुणे डिस्ट्रिक्ट के शहर है बस इतना, छोटा सा गाँव कस्बा होगा जो भी होगा ये। चलिए अब हम देखते हैं भाई, देखो अगला टॉपिक हम डिस्कस करना है जो हमारा पॉइंट, न्यू डायरेक्शन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। अब ये क्या है आपको पता होना चाहिए, नेशनल डिजास्टर एनडीएमए नाम सुना है, एनडीएमए एक्ट भी है। एनडीएमए जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको सेटअप किया गया एज एन एपेक्स बॉडी और किसके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंडिया के अंदर में। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं, वो द चेयरमैन ऑफ एनडीएमए, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ एनडीएमए। एनडीएमए क्या है, जो इसको मॉनिटरिंग करेगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है सेटअप किया जाता है कहाँ पर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स को, और वहाँ पर उसको हेड कौन करता है, चीफ मिनिस्टर। हमेशा हर डिस्ट्रिक्ट स्टेट में इसको चीफ मिनिस्टर देखते हैं, और कलेक्टर्स, कलेक्टर मतलब जिला परिषद या चेयरमैन रिस्पेक्टिवली, ये सब इसको यहाँ पर हर स्टेट लेवल पे लेकर सेंट्रल लेवल पर इसको पूरे के पूरे मैनेजमेंट लगाई जाती है, मैनेजमेंट की अथॉरिटी लगाई जाती है टीम, जिसको हम कहते हैं एनडीएमए। इसका काम क्या होता है आप भली भांति अच्छी तरीके से जानते होंगे, इसका यूज क्या है, इसका पर्पस क्या है, मतलब इन लोगों का मैनेजमेंट करना डिजास्टर के टाइम पे। देखिए यहाँ पर तो आप देख सकते हो 12, यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर देखिए 12 नवंबर 2017 में एक मेजर साइक्लोन हिट किया था कोस्टल बेल्ट ऑफ बांग्लादेश में, और वहाँ की विंड की स्पीड थी 223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। टॉर्म सर्ज हुआ था 6 to 9 मीटर हाइट, यहाँ पर उठ गया था विंड, मतलब किसका, पानी का जो हाइट कर रहा है। और यहाँ पे लगभग कितने लाख लोग मारे गए थे बताओ, 5 लाख 5 लाख पीपल मारे गए थे 1970 के अंदर में, बांग्लादेश के अंदर में 223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी साइक्लोन जो हिट किया था। और वहाँ पे जो सर्ज हुआ था, मतलब अचानक वहाँ का लेवल 6 से 9 मीटर, मतलब 9 मीटर मतलब लगभग 30 फीट, 3 मंजिल बिल्डिंग की हाइट इतना पानी उठ जा रहा था अचानक, और 5 लाख लोग मारे गए थे उस शहर के अंदर में। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए,
देखिए अभी डेटा सब जो है ना, आप डेटा जब एग्जाम में लिख दोगे ना, देखने में क्वेश्चन भी अच्छा, आपका आंसर बहुत प्यारा लिखने में लगता है। आप डेटा के साथ अगर लिखो ना, फैक्ट के साथ, बहुत प्यारा लगेगा देखने में, आपको लिखने में भी मजा आएगा और पढ़ने वाले को कॉपी चेक करने में भी मजा आएगा। समझ रहे हो बच्चों? डेटा के साथ आंसर लिखा कीजिए, मजा आ जाएगा फिर पढ़ाई करने में। अब देखिए यहाँ पर कहता है ड्यू टू द साइक्लोन प्रिपेयरनेस प्रोग्राम अप्रैल 1991 में साइक्लोन जिसकी विंड स्पीड कितनी 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 138 यानी 1,38,000 ही लोग मर पाए। क्यों, किसके वजह से बताओ? क्या ऐसा कर लिए जो इतने यहाँ पे विंड की स्पीड 225 है, वहां पे 223 है, ऐसा क्या कर लिए थे यहाँ पे लोग इतने कम मर गए? ब्रेक कर लिया था अपने को। गुड, शाबाश। देखो हमने अपने आप को उस डिजास्टर से अपने आप को बस बचाया है, मिटिगेट किया है, उसको रोका है अपने आप को। अब वही देखो 5 लाख और कहा 1,38,000 मार्जिन है, इन सब के पीछे मार्जिन है ना कुछ। आप देखो यहाँ पे ये 1970 की बात है, ये 1991 की बात है ना? लगभग कितने 20 साल लग गए, 19-20 साल। अब देखो यहाँ पर, अब इसकी वजह से क्या हुआ, पीपल इवन दो द कोस्टल पॉपुलेशन हैड डबल्ड बाय दैट टाइम, ऑब्वियस बात है इस टाइम में ये 20 साल में पॉपुलेशन तो बहुत डबल हो गया होगा यहाँ पर कोस्टल एरियाज में, लेकिन यहाँ पे कैजुअलिटीज या क्या कहते हो आप, डेथ, लॉस ऑफ लाइफ, वो इसके कंपेयर में कम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने साइक्लोन की प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम की वजह से हमने अपने आप को जान बचाया है काफी लोगों का। अब देखिए फिर मई 1994 में, ठीक 3 साल के बाद, इन सिमिलर साइक्लोन विद विंड स्पीड, अब देखिए विंड की स्पीड कितनी हो गई अब यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे पहले देखो 1970 में कितना था 223, 1991 में कितना हो गया 225, और 1994 में कितना हो गया 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। लेकिन कितने लोग मारे गए मात्रा बताओ यहाँ पर? ओनली 127। आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कुछ? यस सर, धीरे धीरे संख्या कितनी कम होते जा रही है। देखिए कितना मतलब जबरदस्त तरीके से हमने कैसे कम, देखो डिजास्टर, देखो आप देख सकते हो विंड की स्पीड क्या कम हुई क्या बच्चों, 223, 225, 250 स्पीड तो बढ़ते जा रही है विंड की। पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा होगा यहाँ पर, 91 की बात है, 94 की बात है, ये 70 की बात है, ऑब्वियस बात यहाँ पॉपुलेशन बहुत रहा होगा 94, 91 में, 91 से ज्यादा 94 में आया होगा। अब बात हम करते हैं 97 का। यहाँ पे विंड की स्पीड कितनी है 200 किलोमीटर प्रति घंटे, और यहाँ पे कितने लोग मारे गए 111 लोग ही सिर्फ मारे गए। अब आप देख सकते हो कि प्रिपेयर्डनेस किया, साइक्लोन के लेकर प्रिपेयर्डनेस किया हम लोग, और देखो हमने कितनी लॉस ऑफ लाइफ हमने डिक्रीज कर दिया, हमने कैसे उस पर कंट्रोल कर लिया, ये आप देख सकते हो। अब देखो इंडिया का हम देखेंगे वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल। अब देखो कल मैंने डिस्कस किया था, फिर से मैं पूछ रहा हूँ वल्नरेबिलिटी होता क्या है, फिर से बताओ बच्चों क्या होता है, व्हाट इज वल्नरेबिलिटी? देखो कोई जमीनी की डेफिनेशन नहीं दो आप, वल्नरेबिलिटी आपसे हम डेफिनेशन ही नहीं पूछ रहे हैं, आप मुझे कोई जरूरी नहीं कि आप डेफिनेशन दो, आप मुझे बताओ ऐसे होता है क्या है। सर चांसेस ऑफ गेटिंग अ, ठीक है गुड। देखो जब आप एक बार कंसेप्ट समझ जाते हो ना, वो आपके दिमाग में सेट हो गया, अच्छा ये होता है, आप समझ रहे हो क्या है, आप लिख भी लोगे, पता है आप लिख लोगे कहीं कहीं से, बस ये कि 2-4 बार बुक पढ़ोगे ना, 2-4 अच्छे वर्ड इधर आप लिख लोगे उसको खुद से मैनेज करके, 5-5 पॉइंट आप लिख लोगे। सही, आपने सही बोला, चांसेस ऑफ गेटिंग अ, ठीक है, मतलब कितना वल्नरेबल है। शुरू क्लास से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बार बार कि ये सब वर्ड ना रिपीट होते जाएगा, मिटिगेट, वल्नरेबल, हजार्ड, डिजास्टर, ये कॉमन ये सब वर्ड है, तो टॉपिक ही है डिस्कशन का, तो यही आपके डिस्कस होते रहेंगे ये सब पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर इंडिया का अगर आप देख सकते हो, इंडिया कहता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज यूनिक जियोक्लाइमेटिक एंड सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस दैट मेक इट वल्नरेबल फॉर बोथ नेचुरल एज वेल एज मैन-मेड डिजास्टर। यानी यहाँ का बड़ी सबसे बड़ी चीज, यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन और पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ ऐसा है, तो यहाँ पर दोनों है, नेचुरल प्लस मैन-मेड दोनों डिजास्टर यहाँ पर पड़े हैं। बात समझ रहे हो ना? से आप देखो सिंपल सी बात है, आज के डेट में ऐसा नहीं है कि, जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, अब पॉलिटिकल इशू कैसे हो गया, अभी क्या है रेट का जो कीमत होता है, अगर एक क्यूबिक फीट के हिसाब से अगर 7,000 एक ट्रैक्टर ट्रॉली लगता है कीमत, जो कि उसका एक्चुअल कीमत 4,000 था, लेकिन वो 7,000 में बिक्री हो रहा है। आपको भी पता है क्यों हो रहा है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि एक एग्जाम्पल अपने शहर के बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रिज के ऊपर से आना होता है इधर। अब ब्रिज पे क्या है, बड़ी हेवी व्हीकल को पास करना अलाउ नहीं है। अब देखो जबकि ब्रिज का मेंटेनेंस ऑलरेडी हो चुका है, ब्रिज हैज ऑलरेडी हैज बीन इट वाज मेंटेन्ड, और इसको आराम से आपने उसको उसकी जो लोड रेजिस्टिंग कैपेसिटी है आपने उसको बढ़ाया है हर चीज को, लेकिन फिर भी ब्रिज के ऊपर से बड़ी गाड़ी का हैवी ट्रैफिक मूवमेंट अलाउ नहीं की जा रही। क्यों? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से।
क्यों भाई? देखो, अगर पॉलिटिकल सिनेरियो हो जाएगा तो ये अवैध जो पैसा कमा रहे हैं वो तो बंद हो जाएगा अचानक। समझ रहे हो बात को? जो 3,000 रुपए जो इधर उधर से एक्स्ट्रा पैसा लेने का लेते हैं इस पार से इस पार 3 किलोमीटर क्रॉस कराने का, वो 3,000 रुपए एक्स्ट्रा वो कमा रहे हैं, वो तो बंद हो जाएगा अचानक। यही चीज मैंने बोला कि भाई पॉलिटिकल जहाँ पे इंटरफेरेंस है वहाँ पे कुछ न कुछ कारण तो होगा ही। अब आप सिंपल से एग्जाम्पल ले सकते हो, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984 के अंदर में, उस टाइम में तो भाई वहाँ पे जो उसके जो वारेन बफेट प्रिंस बफेट करके होंगे, वो भागा था जब एंडरसन या कुछ ऐसे करके कोई जो इसके ऑनर थे, उसको बचाने का श्रेय जाता है वहाँ के उस टाइम के सीएम का। उस टाइम पे जो वहाँ पे सीएम थे, अगर वो इंडिया से बाहर नहीं भागता उसे पकड़ के रख लिया जाता है यहाँ पर। लेकिन उसको क्या किसने बचाया? उसको हमारे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने उसको बचाया। बचाया कि नहीं बचाया? पहले ये बताओ। लोगों का कातिल मतलब जिंदगी ले लिया और वो उसको बचा लिया गया। क्या हमारे यहाँ पे क्या पॉलिटिकल ऐसा सिनेरियो हो ना, बच जाता है। पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी तबाह करके चला गया, वो तबाही किया ना, जिंदगी को खत्म कर दिया एक तरह से। क्या बोला जाए, ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है डिजास्टर। इसी चीज से मैंने बोला है आपको। अभी कुछ दिन पहले का न्यूज था कि यहाँ पर हैदराबाद या कहाँ पर वहाँ पे एक ये जो मरकरी होता है ना, मरकरी मरकरी जो पारा जिसको कहते हो, पारा जिसको कहते हो, इसको अब थर्मोमीटर में रहता है मरकरी, उसकी डंपिंग की जा रही थी। अब बात है डंपिंग की जा रही थी कहाँ पे? तो नीचे चला के पानी के अंदर डंप किया। अब लोगों को वहाँ पर ना मरकरी जा रहा है इनटेक हो रहा है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से हो सकता है बहुत सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर सिस्टम लोगों को वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। जब वहाँ पे जांच पड़ताल और पता चला कि वहाँ पे जो केमिकल कंपनी वो बैठ के पूरा मरकरी पानी के अंदर डंप की जा रही है, वो वाटर को यूज किया जा रहा था वहाँ पर। अब बताओ ये किसकी गलती यहाँ पर है? ये इंडस्ट्रियल हजार्ड है कि नहीं है? बताओ आप, इंडस्ट्रियल हजार्ड ही है ना ये। अब आपको क्या पता है कि पानी कैसा है? आप तो भाई देखोगे पानी सब दिन पी रहे हो शुरू से रोक लो, बिल्कुल सही है। अब तुम नीचे से पाइप ला के वहाँ पे कुछ भी अंदर में या डंपिंग कर दो, रात के टाइम में कौन देखने को बैठा है तुम्हारा वहाँ पे? बात समझ रहे हो ना? अब इतने ह्यूज अमाउंट का डंपिंग हो रहा था, उसके फिर उस पर कोर्ट ने रोक लगाई, फिर उस पर खैर रोका, फिर उसके ऊपर उसके केमिकल प्लांट को बंद की गई। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल होते रहते लॉस। आप सिंपल से एग्जांपल देख लो, कानपुर में जाओ, कानपुर वगैरह में जाओगे, लेदर इंडस्ट्री है, नाम तो सुन रखा ना कानपुर का आपने? आप जानते हो कि लेदर का वहाँ पे लेदर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े लेवल पे लेदर का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। पूरे जो लेदर में जो टैनिंग होता है, टैनिंग व्हाट यू कॉल व्हाट आई कैन से, लेदर में जो कलर जो दिए जाते हैं, कलर लेदर तो ओरिजिनल तो स्किन लेदर जो नॉर्मल कलर होगा, बट वी ऐड एडिटिव्स एंड मेक इट इन वेरियस फॉर्म्स वेरियस शेड्स, उसका हमने बनाया उसको। वो जो कलर जो वॉश होता है वो सब कहाँ जाते हैं? पानी के अंदर ही जाते हैं ना। बिकॉज ऑफ विच यूट्रोफिकेशन वहाँ पे होता है वो रुक जाता है, बिकॉज ऑफ विच उसके वजह से मैरिन लाइफ के ऊपर पे इफेक्ट पड़ता है, उसके वजह से फ्लोरा एंड फौना पे इफेक्ट पड़ता है, उसके वजह से जो भी आपका नेचुरल वेजिटेशन सबके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यानी आप अगर देखोगे। हाँ बोलो। इसी की वजह से सर वो वाटर को ट्रीट भी किया जाता है सर, उनमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। देखो 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 श्रीनिवास, मुझे ये बताओ, ये रूल्स एंड रेगुलेशन तो अब आया है ना, आपने तो बहुत चीज तो खो दिया पहले, लेकिन तुम बताओ अभी भी कितने लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं? वहां पे कौन इतना मुझे, अरे भाई जब तुमको पता है भाई पानी जब बहाने मुझे कोई खर्च लग ही नहीं रहा है, सीधे पानी उठा के पानी जो वेस्ट वाटर उसको नदी में फेंकना है, अब उसको ट्रीट करने के लिए तुमको भाई अगर लाख रुपए खर्च करना पे तो क्यों खर्च करोगे? लाख रुपए करोगे खर्च क्या? सर वो एनवायरमेंटल करने से अलग पढ़ाया गया था सर हमें कि बहुत सारी गवर्निंग बॉडी बैठाई गई है उनको रेगुलेट करने के बहुत लिए, सारे ताकि गवर्नमेंट बड़ी क्या है, EIA है, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मान लो वो है, या फिर वाटर के ऊपर जो देखती ऑब्जर्वेशन कर रही है कि भाई हाँ ठीक है सब चीज है, बॉडी सब जगह है। तो मुझे बताओ इतने सारे बॉडी बनाने के बाद भी क्या बिजली का चोरी नहीं होता है क्या बिहार के अंदर? होता है सर, लेकिन बहुत कम, मतलब डर भी तो पैदा हो गया ना, थोड़ा कम है नहीं वो जरूरी है, डर पैदा करना जरूरी हो था, रहा है। बिल्कुल। लेकिन वही ना देखो, गलती तो कहीं नहीं कि हमारी भी तो है इसके अंदर में, जी कि सर। बिल्कुल। आपने आप हम लोग आप अगर यमुना गए होंगे, आप अगर यमुना ब्राज पे आप गए होंगे, आप अगर ओखला की मैं बात कर रहा हूँ, वो वाइट आपको पता होना चाहिए, वो सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, ओखला बर्ड सेंचुरी है, वो बहुत बड़ा। यस सर। आपने अगर देखा होगा ओखला बर्ड सेंचुरी है, बट वहां पर आप देखना पूरा इंडस्ट्रियल वेस्ट, पानी वानी का घर का पूरा झाग वाग सारा नाला का पानी सब उसी यमुना के अंदर डाला जा रहा है। आपने देखा होगा, अगर देखा होगा आपका आंख के सामने में, आप
कितने वहाँ पे ये जहाज सब रहते हैं वहाँ पे बने हुए। वो इलाका ही पूरा वाटर लॉग एरिया है सर, मतलब अगर बारिश होती है तो पूरा मतलब पानी वहाँ डिस्पोज ही नहीं होता, पूरा इलाका वाटर लॉग्ड है। क्योंकि वो बराज है वो, वहाँ पे आपने देखा होगा गेट वगैरह सब बना हुआ वहाँ पर, गेट देखा है, गेट की ओपनिंग वगैरह आपने, यस सर, देखा सर। वहाँ पे पूरा वाटर लॉक्ड एरिया इसलिए है क्योंकि भाई वो तो था एक्चुअली में सेंचुरी था वो, वर्ल्ड यस सेंचुरी सर, वो। यस सर, लेकिन उसको ये बाद में बताओ, लेकिन रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है। वो बाद में क्या गया, लेकिन तुम मुझे इंडस्ट्रीज का आज भी तो वैसे डिस्पोज हो रहे हैं उसके अंदर में, वो सब यस ठीक सर। है। यार गंदगी तो वैसे ही है, कहाँ कम हो रहे हैं। इतने सारे, इतने भारत के पीएम आए, गंगा को रेजुवनेट प्लान, रेजुवनेट मिशन, गंगा का रेजुवनेट नाम सुना होगा, गंगा रेजुवनेशन, एक नया मंत्रालय बनाया गया जल मंत्रालय के अंदर में, जल एक जल नया एंड शक्ति मंत्रालय, मंत्रालय। नया मंत्रालय बनाया गया, गजेंद्र सिंह शेखावत इसका मंत्री गया। यस। इतने सारे मंत्रालय, क्या काम हुआ? काम तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन रिवर एक ऐसा चीज है, रिवर को अगर आपने कहा था, रिवर को अगर आपने डिस्ट्रॉय कर दिया मतलब नेचर एक तरह से आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा वहां से। सारा चीज तो वहीं से खेल है, बैलेंस होता है नेचर का। लेकिन रिवर तो छोड़िए, फॉरेस्ट एरियाज को आज नहीं छोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए अभी मध्य प्रदेश के अंदर में 2.15 लाख पेड़ का कटिंग होना है। आपको पता है ये चीज? ये सर एक प्रोजेक्ट पास के जंगल में, बक्सवा के जंगल में प्रोजेक्ट पास हो गया पन्ना फॉरेस्ट एरियाज में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के लगभग 2.25 लाख पेड़ का कटिंग होना है। उसमें से 40,000 सागवान का पेड़ है, सारा पेड़ का कटिंग होना है। क्यों? वहां पे कहा जाता है कि मोर देन 15 टाइम्स वहां से पन्ना डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा डायमंड वहां पर रिजर्व पाया गया, और ये लीज पे दे दिया जा रहा है। और कंपनी मुझे अभी ऐसा है कि याद नहीं आ रहा है। और मतलब सोचो, इतना मतलब ये हालत है, इतनी पेड़ की कटिंग हो जाएगी। आप पेड़ तो कटिंग कर दोगे, लेकिन क्या आप जो पेड़ अभी प्लांट करोगे वो क्या तुरंत आपको, एक है ना कहावत, जो इंजीनियर सड़क बनाता है ना, इंजीनियर कभी उस सड़क पे अपने आप नहीं चलता, इंजीनियर मतलब कभी उस सड़क पे नहीं चलता है, ये सच कहावत है। इंजीनियर जो सड़क बना के आते हैं, इंजीनियर कभी दोबारा उस सड़क पे खुद नहीं चलता है, बताइए ना, ये कहावत है ये। और वही हाल है, जो पेड़ खुद लगाता है वो पेड़ का कभी वृक्ष का ठंडा हवा और वो कभी भी उस पेड़ का फल नहीं खाता है। तुम अगर कोई पेड़ लगाओगे आज से 20 साल के बाद वो पेड़ बड़ा दरख्त बन जाएगा। 20 साल कौन देखने को बैठा होता है, उसके आने वाले जनरेशन ही देखेंगे ना इस चीज को। यस सर, ये तो फैक्ट है सर। ये फैक्ट है। देखिए आप पेड़ को अभी देखो, अभी बिहार के अंदर में बहुत सारा प्लांटेशन स्कीम लाया गया है अभी, देखिए प्लांटेशन स्कीम। यस सर, वृक्ष लाया गया सर, मतलब वृक्ष लगाओ ऐसे कुछ करके स्कीम हाँ बना। हाँ, अभी है कि आप इतने सारे कितने जल जीवन हरियाणा, जल जीवन हरियाली मिशन करके जो है, अभी तो ये इसके तहत क्यों लाया गया? क्योंकि पता है कोई, हमने हमारे यहाँ पे, तुम ये बताओ, एक तो बिहार के अंदर क्या है, लैंड है जो कि एग्रीकल्चर लैंड है, और जो रिमेनिंग लैंड है जो पेड़ वेड़ थे हमने सबको कटिंग वटिंग करना शुरू कर दिया, सब कटिंग हो रहे थे। अब बताओ उस लैंड की कटिंग, बिहार के अंदर क्या है, बैरन लैंड ही तो एक तरह से, यहाँ पे कोई फॉरेस्ट एरियाज तो नहीं है, बैरन लैंड तो नहीं कहेंगे, मतलब एग्रीकल्चर लैंड है पूरा। एग्रीकल्चर लैंड मतलब क्या है, आप कभी मक्का लगाते हो, कभी गेहूं लगाते हो, कभी सरसों लगाते हो, यही लगाते हो ना, यही 4-5 फसल धान लगाते हो। और आपके जो एक होती फॉरेस्ट एरियाज, वहाँ पे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होते हैं, जंगल ही जंगल। जंगल मतलब क्या, वो पेड़ को आप कटिंग नहीं करते हो, इट इज अ नेचुरल ऑक्सीजन बास्केट एक तरह से हो जाता है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, कहीं दिख जाए तो बता देना।